TechUgate classes. My name is Krishan Kumar Gupta, and in this course of Operation Research, we are studying PERT CPM. Two parts of PERT CPM already covered in the previous lectures, in which we have studied how to draw network diagram and how to find critical path. Right? In this critical path method, we have also learned the forward path computation and backward path computation. In forward path computation, we determine earliest time, earliest expected time, and in backward path computation, we find latest allowable time. Right? Now we will continue in this lecture, in lecture number 8, PERT CPM part 3rd. Okay, what is slack? Slack is the amount of time an event can be delayed without delaying the overall project duration. मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन इवेंट को आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट या लेट फिनिश कर सकते हो. राइट? तो ये इवेंट के लिए होता है. स्लैक इज फॉर इवेंट. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये आपका कोई एक इवेंट है आई, राइट, और ये आपकी इवेंट है जे. ये एक्टिविटी हो गई जिसका ड्यूरेशन है टाइम टी आई जे. राइट? यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम है ई आई एंड लेटेस्ट टाइम है एल आई. यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम है ई जे एंड लेटेस्ट टाइम है एल जे. तो if I want to find slack at event I, slack at event I, तो ये एस आई जो होगा वो क्या होगा हमारा एल आई माइनस ई आई. मतलब अगर हम इसको इवेंट आई को अगर हम ई आई, जो ई आई क्या है अर्लीस्ट टाइम है, कितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं हम, और लेटेस्ट एल आई कितना लेट तक हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारा टाइम डिले ना हो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ. तो इतना डिफरेंस है हमारे पास, इतना अमाउंट ऑफ टाइम है कि हम इस इवेंट को डिले कर सकें. राइट? इस इवेंट को डिले कर सकें कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े. राइट? so this is called slack. Slack is determining for event. Slack, we find slack for event. Okay, next is float. फ्लोट हम तीन टाइप के फ्लोट पढ़ेंगे यहाँ पे. टोटल फ्लोट, सेकंड इज फ्री फ्लोट, and third one is independent float. Independent float. ओके, ये करके समझ लेते हैं. टोटल फ्लोट क्या होता है? देखिए, अभी हमने स्लैक पढ़ा था. स्लैक में क्या था कि एक इवेंट को हम कितना डिले कर सकते हैं कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े. टोटल फ्लोट होता है कि हम एक एक्टिविटी को, किसी एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इफेक्टेड ना हो. द ओनली डिफरेंस इज इन स्लैक एंड फ्लोट, टोटल फ्लोट, that slack is calculated for event and total float is calculated for activity. Okay, तो इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं अगेन. एक एक्टिविटी आई है, इवेंट आई है, ये एक्टिविटी है हमारी जिसका टाइम ड्यूरेशन है टी आई जे, ये जे इवेंट है. राइट? आई इवेंट पे ये एक्टिविटी, अब हम एक्टिविटी की बात कर ले तो एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम. ओके, तो जो टोटल फ्लोट होगा that will be equal to earliest, sorry, latest finishing time minus earliest finishing time, or we can say it is latest starting time minus earliest starting time. Okay, this is total float. ये आपका सेम होगा.
लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट इज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द अर्ली स्टार्ट ऑफ एनी इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि फ्री फ्लोट वो अमाउंट ऑफ टाइम है कि एक एक्टिविटी को हम डिले कर सकते हैं जिससे कि उसके आगे जो एक्टिविटी होने वाली है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके अर्ली स्टार्ट टाइम पे कोई इफेक्ट ना पड़े। दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट। मान लीजिए एक एक्टिविटी है ए, दूसरी एक्टिविटी है बी, तो हम ए एक्टिविटी का टाइम कितना डिले कर सकते हैं कि जो बी एक्टिविटी है जो ए के बाद आने वाली है, जस्ट बाद सक्सेसर है, उसके अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, राइट। इसको फाइंड करने का तरीका होता है इट इज कंप्यूटेड फॉर एन एक्टिविटी बाय सब्ट्रैक्टिंग द हेड इवेंट स्लैक फ्रॉम द टोटल फ्लोट। मतलब जो फ्री फ्लोट होता है, मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, फ्री फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे फाइंड करना है। हेड इवेंट स्लैक, राइट। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। It is a portion of the total float within which an activity can be delayed for start without affecting the float of the preceding activities। मतलब एक एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं जो उसकी पीछे वाली एक्टिविटी है उसके फ्लोट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है एक्टिविटी को हम सब्ट्रैक्टिंग द टेल इवेंट स्लैक फ्रॉम द टोटल फ्लोट। टेल इवेंट स्लैक को हम माइनस कर देंगे टोटल फ्लोट से, तो हमारा आ जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट, टेल इवेंट स्लैक। क्लियर? ये हो गया इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब इसमें एक नोट लिख लीजिए, जो टोटल फ्लोट होगा दैट विल बी ऑलवेज मोर देन इक्वल टू फ्री फ्लोट एंड दैट विल बी ऑलवेज मोर देन इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, नाउ राइट वन मोर नोट, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन। फॉर ए क्रिटिकल एक्टिविटी, फॉर एन क्रिटिकल एक्टिविटी, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू फ्री फ्लोट इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट इक्वल टू 0। क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए 0 होगा ये तीनों। सेकंड पॉइंट लिखिए, हेड इवेंट स्लैक, जो हेड इवेंट स्लैक होगा मतलब कि एल जे माइनस ई जे। अगर कोई एक्टिविटी है जिसको आई टू जे, तो एल जे माइनस ई जे विल बी 0। सिमिलरली जो टेल इवेंट स्लैक होगा फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी, एल आई माइनस ई आई, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। ये हमारा आई एक्टिविटी है। ओके, वन मोर थिंग, एल जे माइनस एल आई इज इक्वल टू ई जे माइनस ई आई इज इक्वल टू टी आई जे फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी ओनली। ठीक है, ये याद रखना। आपके ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, लाइक दैट। ओके, उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको वही पता होना चाहिए। ये हमारे आई इवेंट हो गई, ये हमारी एक्टिविटी हो गई, ये जे इवेंट हो गई, का ड्यूरेशन हो गया टी आई जे। ये हमारे यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक एक्टिविटी है हमारी, ये एक्टिविटी दे रखी है सारी और इनका ये टाइम दे रखा है। ये हमारा क्रिटिकल पाथ 3 PM क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि देखो पार्ट क्वेश्चन होता तो उसमें हमें 3 टाइम दे रखे होते
ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। एक ही टाइम गिवन है हमें, तो इसका मतलब सीपीएम का क्वेश्चन है। बस इतना ही डिफरेंस होता है पर्ट और सीपीएम के क्वेश्चन में, बाकी मेथड सबके सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1 2 2 1 3, ये एक्टिविटी गिवन है और ये हमारा टाइम ड्यूरेशन गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नेटवर्क डायग्राम बना लीजिए, इसका नेटवर्क डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे इसका नेटवर्क डायग्राम बनाना है। देखिए एक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पे, इवेंट नहीं है, एक्टिविटी है। ठीक है, 1 to 2 एक्टिविटी गिवन है हमें, 1 to 2 1 to 3 1 to 4, मतलब कि फर्स्ट हम इसमें इवेंट स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 1 to 2 1 to 3 1 to 4 ये हमारी एक्टिविटी हो गई, राइट। 1 to 2 1 to 3 1 to 4 एंड 2 to 5 3 to 5 2 to 5 3 to 5, ये भी एक्टिविटी हो गई। नाउ 3 to 6 4 to 6 3 to 6 4 to 6 3 to 7 5 to 7, ये देखिए ये हो गया आपका 3 to 7 5 to 7। ओके, 7 to 8 और 6 to 8, ये हो गया 7 to 8 और 6 to 8, आपका ये नेटवर्क डायग्राम बन गया। आई होप नेटवर्क डायग्राम आपको क्लियर हो गया कैसे बनाया है हमने, राइट। यहाँ टाइम ड्यूरेशन लिख दीजिए एक्टिविटी के ऊपर, ये आपका 2 हो गया, ये 7 है, ये 8 है, के बाद 2 7 8 2 to 5 3 5 3 3 to 5 6 एंड 3 to 6 आपका 10 है, 4 to 6 6 है, 3 to 7 4 5 to 7 2 7 to 8 6 एंड 6 to 8 5, ये आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, अब दो तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा ये क्वेश्चन, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दो मेथड बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करना है। देखो पहला मेथड तो ये है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन हम सॉल्व करेंगे नेटवर्क डायग्राम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ई सॉल्व कीजिए। इवन इवन क्या होगा यहाँ पे, 0 स्टार्टिंग टाइम 0 होगा हमारा। अब E2 क्या होगा, 0 plus 2, E2 will be 2, E3 0 plus 7 7, E4 0 plus 8, ये 8 हो गया, राइट। अब आगे चलते हैं E5 के लिए 2 plus 3 5 and 7 plus 6 13, which one we will take maximum of this, so we will take 13, E5 will be 13, okay, 7 plus 6 13. Now E6 7 plus 10 17 and 8 plus 6 14, we will take maximum, so E6 will be 17. Okay, now E7 will be 7 plus 4 11, sorry, 7 plus 4 11 and 13 plus 2 15, we will take maximum, so it will be 15, right. Now this one E8 क्या होगा, 15 plus 6 21 and 17 plus 5 22, so we will take maximum 22, E8 आ गया आपका 22। इसके बाद बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में हम क्या करेंगे, E8 will become equal to L8, तो ये L8 हो जाएगा हमारे पास 22। अब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, बैक ऑर्डर में L7 निकालना है हमें, इट विल बी 22 minus 6
कितना हुआ 16, राइट। E6 L6 निकालना है, तो L6 विल बी 22 minus 5 17, ओके। देन L5 निकालते हैं हम, L5 it will be equal to 16 minus 2 14, L4 निकालिए, L4 17 minus 6, 17 minus 6 कितना होगा 11, L3 निकालिए, L3 equal to 17 minus 10 7, L2 निकालिए, एक सेकंड रुकिए। अब देखिए L3 में अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, L3 देखिए एक बार, L3 से 3 एक्टिविटी जुड़ी हुई थी, 3 इवेंट है 5 7 6, तीनों का हमें चेक करना पड़ेगा। L3 के लिए L6 से देखते हैं, L6 से 17 minus 10 7, राइट। L7 से 16 minus 4 12, और L5 सॉरी इवेंट 5 देखें तो 14 minus 6 8। तो लेटेस्ट टाइम में हम क्या करते हैं, मिनिमम टाइम लेते हैं, राइट। तो मिनिमम इज 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तीनों का चेक करना होगा, तीनों में से जो मिनिमम होगा वो रखेंगे हम यहाँ पे, राइट। ठीक है 7 आ गया। इसके बाद L2 के लिए यहाँ पे एक ही इवेंट से कंबाइन, एक ही इवेंट से ज्वाइन रही है, तो 14 minus 3 11। अब L1 के लिए 11 minus 2 9, 7 minus 7 0, 11 minus 8 3, which one is minimum 0, so L1 will be 0। आपके लेटेस्ट टाइम और लेस्ट टाइम आ गए सबके सारे इवेंट के। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देख लीजिए, जो यहाँ पे लास्ट में होगा आपका, ये जो टाइम है 22 दिस इज योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लिख लीजिए 22 डेज, अगर डेज में गिवन है तो, ओके। ये हो गया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 22 डेज। अब हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ। देखिए क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा यहाँ पे L और E आपके बराबर होंगे, ये इक्वल होंगे, वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। तो देख लीजिए L और E कहाँ बराबर है, फर्स्ट यहाँ पे 0 0, तो फर्स्ट आ गया आपका, ये फर्स्ट इवेंट। उसके बाद यहाँ पे 11 2 है, यहाँ पे 7 7, तो ये एक ये एक्टिविटी हो गई आपकी 3 1 2 3। के बाद यहाँ पे 8 और 11 है, तो ये तो क्रिटिकल पाथ हुई नहीं, ये एक्टिविटी नहीं होगी, राइट। इसके बाद देखिए 5 पे देखिए 14 13 नहीं हो सकता, 6 17 17, तो ये वाली इवेंट भी आ जाएगी इसमें फिर क्रिटिकल पाथ में। तो 1 2 3 3 2 6, 7 में 16 15, तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। फिर 8 20 20, तो ये यहाँ से ये हो जाएगा। तो 1 2 3 3 2 6 6 2 8, ये हो गई आपकी क्रिटिकल पाथ, इज योर क्रिटिकल पाथ। ओके, ये आपका हो गया क्रिटिकल पाथ। अब इसी में अगर हमसे पूछा जाए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ओके। हमें से यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी पे मान लीजिए पूछा जाए कि इसमें आपका टोटल फ्लोट कितना होगा, फ्री फ्लोट कितना होगा, या फिर इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना होगा, वो हमें बताना है, ठीक है। टोटल फ्लोट कितना होगा, फ्री फ्लोट कितना होगा, या फिर इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना होगा, वो ये हमें बताना है।
तो अब टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, अगर सिंपल इवेंट से हमने निकालना है तो। ठीक है, टोटल फ्लोट क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके थे। टोटल फ्लोट इज एल जे माइनस ई जे, और यू कैन से एल आई माइनस ई आई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई एक्टिविटी आई टू जे अगर आपको निकालना है तो उस केस में ये आपका टी आई जे है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है गेट में आपके कि डायरेक्ट पूरा एक नेटवर्क डायग्राम गिवन है और उसमें आपसे पूछ लिया गया है कि इस एक्टिविटी के लिए आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट या इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछा गया, क्या होगा। ओके, तो वो बताना है। ये ध्यान है कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट तीनों ही एक्टिविटी के लिए फाइंड किए जाते हैं, इवेंट के लिए फाइंड नहीं किए जाते। फ्लैग जो होता है वो इवेंट के लिए फाइंड किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट में मैंने आपको बताया था इट इज टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट फ्लैग, हेड इवेंट फ्लैग। देखिए, अगर ये एक्टिविटी है तो ये इसका हेड होगा और ये इसकी टेल होगी। ठीक है, ये हेड होगा जे और ये टेल होगी। तो टोटल फ्लोट क्या है हमारा, एल आई एल जे माइनस ई जे लिख लेता हूं मैं, एल जे माइनस ई जे, राइट, माइनस हेड इवेंट फ्लैग, हेड इवेंट। इसको मेरे को थोड़ा सा और अगर मेरे को क्लियर करना हो तो देखिए इसको और कैसे क्लियर कर सकते हैं। पहले टोटल फ्लोट को ही क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। ये हमारी एक्टिविटी आई है, इवेंट आई है सॉरी, और ये इवेंट जे है, और ये एक्टिविटी जिसका डिटर्मिनेशन टी आई है। तो टोटल फ्लोट अगर मेरे को निकालना है तो मैंने क्या बताया था आपको, ये एल जे माइनस ई जे, राइट। ई जे को क्या लिख सकता हूं मैं, ई आई प्लस टी आई जे, ई आई प्लस टी आई जे। ये हो गया टोटल फ्लोट का फॉर्मूला। अब फ्री फ्लोट का, फ्री फ्लोट का फॉर्मूला हमने बताया टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट फ्लैग इज हेड इवेंट फ्लैग। तो हेड इवेंट फ्लैग इसमें माइनस कीजिए, एल जे माइनस ई आई प्लस टी आई जे माइनस हेड इवेंट फ्लैग। हेड आपका ये है तो हेड इवेंट फ्लैग क्या होगा, एल जे माइनस ई जे। ओके, यहाँ पे आपका एल आई है, ई आई है, और ये एल जे है और ई जे है। तो एल जे माइनस ई जे कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाए। अब देखिए, एल जे से एल जे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ई जे माइनस ई आई प्लस टी आई जे। ओके, दिस वन, दिस इज फ्री फ्लोट। अगर मेरे को इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड करना है तो इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालेंगे हम, तो हाउ विल वी कैलकुलेट इंडिपेंडेंट फ्लोट, इट इज द फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट फ्लैग, इट इज फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट फ्लैग। ओके, तो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या था अभी वो लिख लेंगे हम पहले, ई जे माइनस ई आई प्लस टी आई जे माइनस टेल इवेंट फ्लैग। टेल इवेंट फ्लैग क्या होगा, एल आई माइनस, सॉरी, एल आई माइनस ई आई। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ ई जे माइनस एल आई प्लस टी आई जे। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडिपेंडेंट फ्लोट। यहाँ से आपका ई आई कैंसिल हो जाएगा, एल आई आपका इधर आ जाएगा माइनस वाला। तो इस तरीके से अगर हम आई टू जे कोई भी एक्टिविटी गिवन है तो उस केस में हमें इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। मैं आपको एक बार एग्जांपल से करके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
ओके, एक चीज चेंज कर लीजिए प्लीज, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है गलत, एक सेकेंड, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला जो हमने ठीक करा था इसको ठीक कर लीजिए। इट इज फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट फ्लैग। ओके, इसको ठीक कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरे से किसी भी एक्टिविटी में पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे से कहा जाता है 2 to 5 फॉर एक्टिविटी 2 to 5 कैलकुलेट टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, कुछ भी पूछ लिया आपसे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी फिर आप हर एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, राइट। फॉर एक्टिविटी 2 to 5 ले लिया मैंने। 2 to 5 कौन थी, ये वाली एक्टिविटी, तो हम 2 to 5 दिखा देते हैं पहले आपको। 2 to 5, ओके, इस पे लिख लीजिए एल है आपका, L2 11 है, E2 2 है आपका, L5 जो है आपका वो है 14 और E5 है आपका 13, राइट। और टाइम ड्यूरेशन है आपका 3। अब आपसे कहा जाता है टोटल फ्लोट बताइए, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड टोटल फ्लोट। हम टोटल फ्लोट का फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल फ्लोट, देखिए एल जे माइनस ई आई प्लस टी आई जे, एल जे माइनस ई आई प्लस टी आई जे। एल जे क्या है आपका, L5 ई आई E2 प्लस टी आई जे, 2 to 5 जो है आपका, 2 to 5 ले, ठीक है। L5 कितना है यहाँ पे 14, E2 कितना है यहाँ पे 2, टी टाइम कितना है 3, 2 + 3 5, 14 - 5 9, टोटल फ्लोट आपका आ गया यहाँ पे 9, ठीक है। टोटल फ्लोट आपका आ गया यहाँ पे 9। अब मेरे को इसमें कैलकुलेट करना हो फ्री फ्लोट, तो फ्री फ्लोट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, इट इज टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट फ्लैग का फॉर्मूला हमने क्या कैलकुलेट किया था, EJ माइनस EI प्लस TIJ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। EJ माइनस EI प्लस TIJ, EJ यहाँ पे कितना है E5 13 माइनस EI 2 और TIJ 3, 2 + 3 5, 13 - 5 8, this is your free float। and independent float it will be free float माइनस टेल इवेंट फ्लैग, और इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, EJ माइनस LI प्लस TIJ, EJ माइनस LI प्लस TIJ, तो EJ E5 हो गया, तो इट इज 13 माइनस LI कितना है आपका 11 और TIJ 3, 13 - 14 -1। अब यहाँ पे एक नोट करने की चीज है, यहाँ पे प्लीज नोट इट, whenever your free float or independent float comes to negative you will consider it as 0। ओके, नोट कर लेते हैं, राइट अ नोट, if free float or independent float is negative we will consider it as 0, we will consider it as 0 because it is the time। देखिए फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट कैन बी डिलेड, कितना अमाउंट ऑफ टाइम से हम डिले कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को, तो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल कंसिडर इट एज 0। यहाँ भी आएगा आपका, तो जो आपका यहाँ पे -1 आया, तो अभी इसको हम क्या लिख देंगे 0, इट विल बी नॉट बी -1 बट इट विल बी 0।
अगर ऑप्शन में आपका 0 ही आपका आंसर ठीक होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट। ओके, इन केस अगर ऑप्शन में -1 भी गिवन है, देन यू विल टेक इट, अदरवाइज इट इज 0। नाउ आई थिंक यू कैन कैलकुलेट total float, free float और independent float for any activity now. ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको एक और सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, एक और मेथड आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक टेबुलर फॉर्म से सॉल्व करेंगे इसको, एक टेबल बना लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट, ये हो गया आपका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। यहाँ पे लेटेस्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे हम, ये हो गया आपका लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। ठीक है, यहाँ पे टोटल फ्लोट कैलकुलेट करोगे, यहाँ फ्री फ्लोट कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट। अब अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी, फर्स्ट इवेंट, तो ये 0 से स्टार्ट होगी, तो आप सबको जहां पे भी इवेंट फर्स्ट है वो 0 कर देंगे हम, 0 0 0। अब इसमें टाइम ऐड कर दीजिए, इसका जो भी एक्टिविटी का टाइम है, 0 to 2, 0 to 7, 0 to 8। ओके, ऐड कर दिया आपने टाइम। अब देखिए एक्टिविटी 2 कहाँ पे फिनिश हुई है, 2 फिनिश हुई है 2 पे, 2 डेज के बाद, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। इससे पहले जहां पे भी 2 होगा तो वहां पे 2 आ जाएगा। अब 2 to 5, 2 to 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 5। ओके, यहाँ पे 3 एक्टिविटी कहाँ पे कंप्लीट हुई है, 7 डेज पे, तो यहाँ पे 3, यहाँ दो जगह 3 है, तो यहाँ पे आप दोनों में 7 7 लिख देंगे आप। राइट, नाउ 5 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 7 और 6 13, यहाँ पे 10 है तो 7 और 10 17। ठीक है, 4 to 6, 4 कहाँ पे कंप्लीट हुआ, 8 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, 8 पे कंप्लीट हुआ, तो 8 और 6 14। 3 to 7, तो 3 यहाँ पे 7, अगेन 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 7 पे खत्म हुआ था, कंप्लीट हुआ था ये, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा फिर से, 7 + 4 11। नाउ 5, अब देखिए 5 यहाँ पे दो जगह है, इधर भी है इधर भी है, तो आप क्या करोगे, जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगा वो कैलकुलेट करेंगे हम। अर्लीस्ट टाइम में मैक्सिमम लेते हैं, तो ये 5 और 13, विच वन इज मैक्सिमम, 13 इज मैक्सिमम, so we will take 13, 13 + 2 15। right, now here 7, अब 7 यहाँ पे दो जगह है, ठीक है, 7 यहाँ पे दो जगह आ रहा है, तो यहाँ पे अब दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 11 15 में से 15 मैक्सिमम है, तो 15 और 6 21। राइट, अब 6 यहाँ पे दो जगह आ रहा है, देखिए दो जगह है यहाँ पे 6, 17 14, विच वन इज मैक्सिमम, 17, so we will take 17, 17 और 5 22। राइट, अब जब 22 आ गया, अब क्या करेंगे हम, 8, जहां पे भी 8 है अब लास्ट इवेंट, वहां पे इसका फिनिशिंग टाइम सेम हो जाएगा, फिनिशिंग टाइम सेम कर देंगे, 22 22 लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। ओके, अब इसमें से माइनस करेंगे हम टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन है, 22 - 5 17, 22 - 6 16। ओके, 22 - 6 16। नाउ 7 कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 16 पे, तो यहाँ पे फिनिश कितने पे होगा, 16 पे फिनिश होगा, ये 16 16। अब माइनस किए टाइम, 16 - 2 14, 16 - 4 12। राइट, अब 6 एक्टिविटी कहाँ पे कंप्लीट हुई है, स्टार्ट हुई है 17 पे, 6 एक्टिविटी 17 से यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17। माइनस कीजिए टाइम, 17 - 6 11, 17 - 10 7। क्लियर, नाउ 5, फिफ्थ एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हुई है 14 से, तो 14 पे यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो 14 14 कर दीजिए यहाँ पे 14
14 माइनस कीजिए टाइम 6 और 3 14 माइनस 6 8 14 माइनस 3 11 राइट। नाउ फोर्थ एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हुई स्टार्ट हुई थी कितने पे 11 पे। फोर्थ एक्टिविटी यहाँ पे फिनिश होगी 11 पे माइनस कीजिए टाइम 8 3। नाउ थर्ड एक्टिविटी, अब देखिए थर्ड एक्टिविटी यहाँ 3 जगह है ठीक है 1 2 3 थर्ड एक्टिविटी जो है 3 जगह है यहाँ पे तो हम तीनों में चेक करेंगे 8 7 एंड 12 विच वन इज मिनिमम। यहाँ मिनिमम देखेंगे अर्लीस्ट में मैक्सिमम देखते हैं 8 7 12 विच इज मिनिमम 7 तो यहाँ पे 7 लिख देंगे 7 माइनस 7 0 क्लियर। नाउ 2 सेकंड एक्टिविटी कहाँ पे स्टार्ट हुई यहाँ पे 11 पे तो यहाँ फिनिश कब होगी 11 पे 11 माइनस 2 9 ये हो गया आपका लेटेस्ट टाइम। आपको टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना है तो टोटल फ्लोट को कैलकुलेट करने के लिए या तो आप लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम में से अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम माइनस कर दीजिए या फिर लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम में से अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस कर दीजिए आंसर सेम आएगा। अब देखिए मैं फिनिशिंग टाइम से कैलकुलेट करता हूँ ठीक है 11 माइनस 2 9 लेटेस्ट टोटल फ्लोट 9 आ गया यहाँ पे 7 माइनस 7 0 11 माइनस 8 3 14 माइनस 5 9 14 माइनस 3 13 11 1 17 minus 17 0 17 minus 14 3 16 minus 11 5 16 minus 15 1 22 minus 21 1 22 minus 22 0। अब देखिए जहां जहां जीरो आया ये हो गई आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी जो जीरो आया जहां पे 1 2 3 टिक कर लेंगे 1 2 3 3 2 6 एंड 6 to 8 ये आपका होगा क्रिटिकल पाथ 1 2 3 3 2 6 6 to 8 इज योर क्रिटिकल पाथ 1 2 3 3 2 6 6 to 8 इज योर क्रिटिकल पाथ। टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 22 दिस इज योर टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन है ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ ओके क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन इट इज 22 क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन 22। आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए 7 प्लस 10 17 प्लस 5 22 ही आएगा राइट। यहाँ तक क्लियर है। फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट और देख लेते हैं उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है ये देख लेते हैं कैसे निकालना है। देखिए फ्री फ्लोट क्या था टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट फ्लैग। यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला मत लगाना ये जो हमने फॉर्मूला यूज किए थे ये वाले जो फॉर्मूला यूज किए थे ये हमारे थे जब हम इवेंट की बात कर रहे हैं जब हमारे इवेंट होंगे 2 to 3 2 to 5 इवेंट था लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी की तो एक्टिविटी तो ये हमारा EIEJ नहीं है इस चीज का ध्यान रखना ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा तो हम क्या निकालेंगे फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट फ्लैग मतलब कि टोटल फ्लोट क्या है आपका 1 to 2 एक्टिविटी का 9 अब इसका हेड इवेंट फ्लैग अब इसके बाद 2 देखो कहाँ पे एक्टिविटी 2 to 5 ये है 2 to 5 का टोटल फ्लोट क्या है 9 तो 9 माइनस 9 कर दो ये आपका फ्री फ्लोट आ जाएगा ठीक है। सिमिलरली 1 to 3 का टोटल फ्लोट क्या है 0 आगे 3 to 5 3 to 6 दो एक्टिविटी है हमारे पास एक का 1 है एक का 0 मिनिमम वाला माइनस करना है आपको ठीक है। हेड इवेंट फ्लैग इसका 0 है 0 माइनस 0 0 मिनिमम लेना है आपको मैक्सिमम लेना 1 to 4 का 3 है यहाँ पे टोटल फ्लोट। अब 4 एक्टिविटी यहाँ पे देखो 4 to 6 इसका टोटल फ्लोट क्या है 3 तो 3 माइनस 3 0 2 to 5 का टोटल फ्लोट 9 अब 5 आगे देखो कहाँ पे है इस तरफ ये रहा 5 to 7 1 तो टोटल फ्लोट इसका क्या होगा 8 9 माइनस 1 8 9 माइनस 1 8। अब देखो 2 to 5 एक्टिविटी अगर याद हो तो आपको ये रहा फ्री फ्लोट 8 आया था यहाँ पे भी 2 to 5 एक्टिविटी के लिए सेम यहाँ पे भी आया देखो ठीक है 3 to 5 1 टोटल फ्लोट माइनस 5 to 7 का टोटल फ्लोट 1 1 माइनस 1 0
आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। 3 to 6 0 और 6 to 8 0, 0 minus 0 0, 4 to 6 3 और 6 to 8 0, 3 minus 0 3, 3 to 7 5, 7 to 8 1, 5 minus 1 4, 5 to 7 1, 1 minus 1 0। अब 7 to 8 अब आगे नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब 8 के बाद इवेंट नहीं है, तो अब जो ये होगा टोटल फ्लोट उसके इक्वल रख दो आप, 1 और 0। क्लियर। सेम इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या था, फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैक। तो टेल इवेंट स्लैक के लिए 1 to 2, अब इससे पहले तो कोई एक्टिविटी नहीं है, तो 1 to 2 जितने भी 1 ये है, 1 से पहले कुछ नहीं है, तो ये 0 हो जाए, ये सेम रख दो, फ्री फ्लोट के बराबर रख दो। ये आपका फ्री फ्लोट के बराबर हो गया, तीनों में 0 आ गया। अब 2 to 5 देखते हैं। 2 to 5 8 है, माइनस 1 to 2 का टोटल फ्लोट माइनस कर दो, 8 minus 9 minus 1। क्लियर। 3 to 5 0, माइनस 1 to 3 0, 0 minus 0 0, ठीक है। फ्री फ्लोट माइनस टोटल फ्लोट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी, टेल इवेंट स्लैक है ना, प्रीसीडिंग एक्टिविटी। 3 to 6 0 और 1 to 3 टोटल फ्लोट 0, तो 0 minus 0 0, 4 to 6 टोटल फ्री फ्लोट 3 और 1 to 4 का क्या है 3, 3 minus 3 0। क्लियर। 3 to 7 4 माइनस 1 to 3, 1 to 3 का क्या है 0, 4 minus 0 4, 5 to 7 0 और यहाँ पे देखो 2 to 5 3 to 5 दो है यहाँ पे, तो जो मिनिमम होगा वो लेना है। 9 और 1, 1 इज मिनिमम, 0 minus 1 minus 1, 7 to 8 1 और यहाँ पे दो हैं देखो, 3 to 7 5 to 7, तो 3 to 7 का 5 है और 5 to 7 1 है, मिनिमम क्या है 1, 1 minus 1 0, 6 to 8 6 to 8 0 माइनस अगेन दो हैं, 3 to 6 4 to 6, विच वन इज मिनिमम 0, तो 0 minus 0 0। ये हो गया आपका टेबल, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। बस एक चीज का याद रखना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका -1 आ रहा है, तो -1 हम नहीं लेते, इसकी जगह आपका हो जाएगा 0। अगेन यहाँ पे सेम -1 नहीं आएगा, 0, ठीक है। और क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए मैंने बताया था तीनों 0 होंगे। देखो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी थी, 1 to 3 तीनों 0, देखो राइट। 3 to 6 अगेन तीनों 0 और 6 to 8 अगेन तीनों 0। क्लियर। तो क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट तीनों 0 के इक्वल होंगे, राइट। तो ये आपका था कि कैसे हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड करना है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये हमें कैसे फाइंड करना है, ये हमने सीखा इसमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट क्रैशिंग। प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या होता है कि हमारा हमने प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है कुछ फिक्स। नॉर्मली अगर हम प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को फॉलो करेंगे तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहलाता है, राइट। अगर हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को शॉर्ट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ठीक है, टाइम को कम करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट क्रैशिंग। अब प्रोजेक्ट क्रैशिंग करेंगे कैसे, हम अपने रिसोर्सेज बढ़ा देंगे, राइट। मटेरियल ज्यादा लगा देंगे, लेबर ज्यादा लगा देंगे हम, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ा देंगे हम, राइट। डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ा के हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम कर देंगे, एक्टिविटी कम कर देंगे, तो एक्टिविटी ड्यूरेशन क्रैश कर देंगे, ठीक है। मेजर क्रैशिंग इज अचीव्ड बाय डिवोटिंग मोर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज बढ़ाने का मतलब है कॉस्ट बढ़ाना। प्रोजेक्ट में हमें कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी और इस तरीके से हमारी क्रैश एक्टिविटी क्रैश हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, कोई भी जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, कोई भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ डेज पे। जो हमारी प्रोजेक्ट में कॉस्ट होती है इनडायरेक्ट, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज, कितने डेज तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, पर डे कॉस्ट है ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट है जो फिक्स कॉस्ट हो गई, मटेरियल कॉस्ट हो गई। अब इसमें देखते हैं हम, मान लीजिए मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ एक,
ये ग्राफ बनाता हूँ। अब ये आपका कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे ड्यूरेशन। जब नॉर्मली होगा तो मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट कम होगी और ड्यूरेशन ज्यादा होगा, ये पॉइंट है, राइट। अब हमने प्रोजेक्ट क्रैश कर दिया, क्रैश करने का मतलब ड्यूरेशन कम कर दिया, तो ड्यूरेशन कम और कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ क्रैशिंग, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज। तो अब ये कॉस्ट हो गई, ठीक है। जो एक्चुअल कर्व होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये होगा एक्चुअल कर्व, राइट। हम क्या करते हैं, इसको हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लेते हैं so that we can easily find। ने इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लिया, ये आपकी है नॉर्मल कॉस्ट, यहाँ पे दिखाया था मैं, दिस इज योर नॉर्मल कॉस्ट, दिस इज योर crashed cost, this is your crash duration, and this is your normal duration। क्लियर। हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया इसको इस तरीके से, ताकि हम इसका स्लोप निकाल सकें पर डे कितना इसको हमारा इस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना हम एक दिन में कितना, अगर एक दिन क्रैश करते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को तो कितना हमें कॉस्ट पड़ेगा, डायरेक्ट कॉस्ट। स्लोप निकाल लेंगे तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज पे, कि हम नंबर ऑफ डेज इतने कम कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ, तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट इफ द इट इज स्ट्रेट लाइन। ओके। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी आपकी, इनडायरेक्ट कॉस्ट ग्राफ अगर बनाओगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, दैट विल डिक्रीज विद, सॉरी, दैट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जैसे जैसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी। ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ओके, ये आपका कॉस्ट है। अगर मैं इन दोनों कंबाइन कर दूं एक ही ग्राफ पे, दोनों को, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को कंबाइन कर दूं, डायरेक्ट कॉस्ट क्या था, डायरेक्ट कॉस्ट का ग्राफ इस तरह से था। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ाएंगे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, और जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करेंगे, क्रैशिंग करेंगे, तो कॉस्ट हमारी बढ़ती चली जाएगी, राइट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी जैसे जैसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ाएंगे हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, राइट। तो टोटल टोटल कॉस्ट जो होगी दैट इज समेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट विल बी द कर्व ऑफ दिस, इट विल बी लाइक दैट। ये हमारी होगी टोटल कॉस्ट, ये हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब एक ऐसा होगा ऑप्टिमम टाइम जिसपे हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट मिनिमम होगी। ओके, दिस इज ऑप्टिमम ड्यूरेशन, दिस इज ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एंड दिस इज मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ओके, क्लियर। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये ड्यूरेशन फाइंड करना है जिसपे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मिनिमम होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। देखिए, ये एग्जांपल है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, क्रैश द नेटवर्क टू ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तक हमें क्रैश करना है, ठीक है।
ताकि हमें मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल सके। इट इज गिवन दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ₹900 पर डे। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें गिवन है, इनडायरेक्ट कॉस्ट 900 पर डे। आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखा होगा या फिर ओवरहेड कॉस्ट लिखा होगा, बात एक ही है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। ओके, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये एक्टिविटीज गिवन है आपको, ओके, ये एक्टिविटीज गिवन है और ये नॉर्मल टाइम गिवन है और नॉर्मल कॉस्ट गिवन है। मतलब अगर ये एक्टिविटी फर्स्ट 1 to 2 एक्टिविटी अगर 3 डेज में होती है, मैं डेज मान लेता हूँ इसकी यूनिट, 3 डेज में होगी तो इसकी कॉस्ट 500 रुपीज लगेगी। और जबकि अगर इसको क्रैश कर दें, मतलब 2 डेज में अगर इसको कंप्लीट करें तो इसकी कॉस्ट 1000 रुपीज हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ा दी हमने, राइट, ये डायरेक्ट कॉस्ट है जितनी भी है। 1 to 3 एक्टिविटी अगर इसको नॉर्मली टाइम में करें, 2 डेज में कंप्लीट करें, तो इसकी 750 रुपीज कॉस्ट आती है। और अगर इसको क्रैशिंग कर दें, 2 डेज से 1 डे में कंप्लीट वो क्रैश कर दें, तो इसकी कॉस्ट 1500 रुपीज हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली बाकी एक्टिविटीज का गिवन है नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम, क्रैश कॉस्ट। यहाँ पे देखिए 3 to 4 2 डेज 800 रुपीज, 2 डेज 800 रुपीज। मतलब इसको हम क्रैश नहीं कर सकते, इस एक्टिविटी को इससे कम नहीं कर सकते चाहे हम कितना भी कर लें। तो ये हमारा 2 डेज नॉर्मल टाइम इतना है, सेम कॉस्ट रही, तो कॉस्ट देखो यहाँ चेंज नहीं हुई। देयर इज नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट बिकॉज ड्यूरेशन इज सेम। यहाँ जहाँ आपका ड्यूरेशन चेंज होगा वहाँ कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे एक एक और कॉलम बना लेते हैं हम स्लोप के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लोप के लिए एक और कॉलम बना लिया। यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्लोप। ठीक है, अब स्लोप निकालिए। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय क्रैश टाइम, सॉरी नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम विल बी स्लोप। तो 1000 माइनस 500, 500 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया स्लोप 500। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको, अगर याद रखना हो तो। स्लोप इज इक्वल टू क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ये स्लोप आ जाएगा आपका। स्लोप का मतलब क्या होगा? अगर मैं इस एक्टिविटी को क्रैश करता हूँ फर्स्ट सेकंड 1 to 2 एक्टिविटी को, तो 500 रुपीज पर डे का इस पे चार्ज लगेगा। सिंपल। 1500 रुपीज माइनस 750, 750 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 750। तो ये सबका आप स्लोप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 1200 और 2 600, 600। 1800 माइनस 1000 800, 5 माइनस 3 2, तो ये हो गया 400। 1450 माइनस 1150 300 और 7 माइनस 6 1 300। 800 माइनस ये 0 हो गया इसका स्लोप। ओके, इसका स्लोप 0 भी नहीं होगा, 0 बाई 0, तो ये इसको हम कर ही नहीं सकते, तो इसको हम लिखेंगे 2400 माइनस 1000 1200 डिवाइड बाई 2 600। तो ये आ गया आपका स्लोप। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है सबसे पहले। नेटवर्क डायग्राम के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं देख के नेटवर्क डायग्राम बना सकूँ। ठीक है, अब नेटवर्क डायग्राम इसको देख के बना लेता हूँ मैं। 1 2 2, तो 1 से सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट इवेंट हो गई, इसे 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 एंड 1 4, 2 4 2 5, 2 से ओके, तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे करता हूँ 4 एंड 3, देन 2 4 एंड 2 5, 2 4
and 25. ओके, 34 and 45, 324 भी है एंड 425 भी है। ये आपका नेटवर्क डायग्राम बन गया। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम के बाद इसकी कॉस्ट लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए एग्जैक्टली 326 326 5724 5724। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रिटिकल पाथ फाइंड करना। सबसे पहले आपको क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होगा जिसके अलोंग आपका सबसे ज्यादा टाइम होगा। तो सबसे पहले पाथ, ये शॉर्ट नेटवर्क डायग्राम है, हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पॉसिबल पाथ देख लो, कौन कौन से पॉसिबल पाथ है। एक तो 1 to 7, 1 to 5, एक तो पाथ हो गया 1 to 5। ठीक है, और कौन सा पाथ है 1 to 4 5, 1 to 4 5, 1 6 5, 1 4 5, 1 4 5, ओके 1 4 5 एंड 1 3 4 5। ये 4 पॉसिबल पाथ है आपके पास। ठीक है, अब सबका कॉस्ट ड्यूरेशन देख लीजिए। 1 to 5 का कॉस्ट ड्यूरेशन कितना है? 1 to 5 का कॉस्ट ड्यूरेशन कितना है? 3 + 7 10 का है, 10 डेज। 1 to 4 5 का है 3 + 5 8 + 4 12। 1 4 5 का है 6 + 4 10 एंड 1 3 4 5 का है 2 + 2 4 + 4 8। Which one is maximum? This one. So this is your critical path. 1 2 4 5 is critical path. ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। 1 2 4 5 का क्रिटिकल पाथ। जो हम क्रैशिंग करते हैं, हम क्रिटिकल एक्टिविटी की क्रैशिंग करते हैं हमेशा, क्योंकि वही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिसाइड करता है। क्रिटिकल एक्टिविटीज जो होंगी, ठीक है, जो क्रिटिकल पाथ है उसी को क्रैश करना है। जो क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को क्रैश करना है, मतलब हमें क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन को क्रैश करना है, राइट। अब 1 2 4 5, 1 to 2, 2 to 4 और 4 to 5, इनमें से चेक कीजिए सबका सबसे कम कॉस्ट लॉक किसका है। 1 to 2, देखिए 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, इनमें सबसे कम स्लोप किसका है, उसको हम सबसे पहले क्रैश करेंगे। 500, 400, 600, इसका 400 का सबसे सबसे कम क्या है 400। तो हम कौन सी एक्टिविटी क्रैश करेंगे? 2 to 4 एक्टिविटी पहले क्रैश करेंगे, राइट। ओके, उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसकी कॉस्ट निकालो। नॉर्मल कॉस्ट क्या आ रही है प्रोजेक्ट की, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। ओके, ताकि हम पहले हमें क्रैशिंग करने से हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के लिए आप इसको ऐड कर दीजिए, जो नॉर्मल टाइम है इसका समेशन कर लीजिए कितना आ रहा है, तो चेक कीजिए 5 5 10, 6600। ये आपका 6600 आ गया। ये आ गया आपका डायरेक्ट कॉस्ट। तो देखो, कोई भी प्रोजेक्ट में सिर्फ हम क्रिटिकल एक्टिविटी क्यों फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड कर सके, बट सारी एक्टिविटी परफॉर्म होंगी तभी आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो ये कॉस्ट सबकी ऐड करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटी की कॉस्ट ऐड नहीं करोगे आप। ये हो गया आपका 6600 प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है 12 डेज का, जो हमारी क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन है, इनटू 900 रुपीज पर डे। इसको ऐड कर लीजिए 6600 प्लस 10,800 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये
17,400 रुपीज। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब क्रैशिंग करते हैं, ठीक है। 1245 में हमने क्या किसका चेक किया था? सबसे कम स्लोप है हमारे पास 24 का 400। इसको क्रैशिंग कर देते हैं 2 डेज से। तो हमने क्या किया, क्रैश एक्टिविटी 2 to 4 एक्टिविटी क्रैश कर रहे हैं हम। और 2 डेज हम एक्टिविटी क्रैश कर सकते हैं। 5 नॉर्मल है और 3 क्रैशिंग है, तो मतलब 2 डेज की क्रैशिंग कर सकते हैं हम। क्रैश द एक्टिविटी बाय 2 डेज। 2 डेज की एक्टिविटी आपने क्रैश कर दी। अब अब कॉस्ट क्या होगी? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अब क्या होगी? देखिए, जो आपका 6600 है वो तो आपका रहेगा ही, दैट विल बी अनचेंज। आपका 6600 चेंज नहीं होगा। अब 2 डेज से आपने क्रैशिंग कर दी, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो गया? 10 डेज का हो गया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। 10 डेज, 900 रुपीज पर डे प्लस। अब 2 डेज की जो क्रैशिंग करी है उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो 2 डेज इंटू 400 रुपीज पर डे। जो एक्टिविटी 2 to 4 है उसकी कॉस्ट क्या है? 400 रुपीज पर डे। अब कॉस्ट निकाल लीजिए प्रोजेक्ट। तो 6600 प्लस 9000 प्लस 800 कितना हो गया? 16,400। ठीक है। अब देखिए कॉस्ट कम हुई। यस, पहले 17,400 थी, अब 16,400 हो गई है। 1,000 रुपीज आपने कम कर दिए 2 दिन की क्रैश करने से। बट अभी भी हमें चेक करना पड़ेगा क्या इससे कम हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी चेक करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेक करोगे? अब देखिए, अब आपने इसका भी 10 डेज कर दिया, राइट। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो था 12 डेज, अब ये भी 10 डेज बन गया, राइट। 2 डेज की क्रैशिंग कर दी आपने। तो अब 10 डेज 10 डेज 10 डेज मतलब 3 क्रिटिकल पाथ हो गए आपके पास। 125, 1245, 145। अब कौन सी एक्टिविटी क्रैश करें आप? अगर आप 125 की एक्टिविटी कोई क्रैश करोगे तो उस केस में क्या होगा? ये क्रिटिकल पाथ बन जाएंगे दोनों, राइट। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो अनचेंज रहा। अगर आप इसकी क्रिटिकल एक्टिविटी क्रैश करोगे तो ये दोनों क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे, और अगर आप इसकी एक्टिविटी क्रैश करोगे कोई सी एक, तो ये दोनों क्रिटिकल पाथ बन जाएंगे। मतलब आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो 10 डेज ही रहेगा इस केस में। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार चेक कर लेते हैं 1 to 5 कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो चेक कर लेते हैं। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, अब 1 to 5 ये भी अपने पास क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, राइट। ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई 1 to 5। 145 ये भी क्रिटिकल एक्टिविटी। अब 3 क्रिटिकल एक्टिविटी है मेरे पास, और ये 1 to 4 5 भी है। 3 क्रिटिकल पाथ हो गए मेरे पास, ठीक है। अब इनमें से क्या करते हैं कि मेरे को अगेन चेक करना है। तो अब क्या करेंगे, हम इनमें से दो एक्टिविटी को हमें क्रैश करना होगा कम से कम, तब जाके हमारा होगा कि कौन सा, विच वन इज मीन टू डिक्रीज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, राइट। अब कौन सी करें? तो देखिए, अगर मैं या तो इसको कर दूं 2 4, एक मिनट रुको, सॉरी, इसको ध्यान से देखो। ये 3 पाथ है। अब 1 to 14 ये तीनों पाथ में कवर हो जाएगा। तो या तो मैं 1 2 एंड 1 4 इसको क्रैश कर दूं, या फिर 2 5
एंड 4-5 इसको क्रैश करूं, या फिर 1-2 एंड 4-5 इसको क्रैश करूं। दो एक्टिविटी क्रैश करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज होगा। अब इसकी कॉस्ट देख लेते हैं, क्रैशिंग कॉस्ट कितनी है। 1-2 और 1-4 इसकी क्रैशिंग कॉस्ट कितनी है, इसकी सबसे कम होगी वो करेंगे। 1-2 1-4 500 प्लस 600 इसकी कितनी है, 500 प्लस 600 मतलब टोटल होगी 1100। 2-5 4-5 2-5 300 4-5 600 300 प्लस 600 ये होगी 900। 1-2 4-5 ये हो गई आपकी 500 प्लस 600 मतलब 1100। तो मिनिमम इज 900। तो क्रैशिंग कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे हम, 2-5 और 4-5 को क्रैश करेंगे हम, ठीक है। नाउ वी विल क्रैश 2-5 एंड 4-5। क्रैश 2-5 एक्टिविटी बाय 2-5 और 4-5। देखिए पहले इसको क्रैश कितना कर सकते हैं हम। 2-5 को 1 डे क्रैश कर सकते हैं, 4-5 को 2 डेज क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 डे ही क्रैश करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर सकते हम एक दिन इसको कर दे 2 दिन इसको कर दे तो हमारा वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से फर्क नहीं आएगा। तो 1 डे ही करेंगे हम, ठीक है। तो हम 2-5 4-5 को 1 डे से क्रैश कर देंगे। ओके, क्रैश एक्टिविटीज 2-5 एंड 4-5 राइट, यस 2-5 एंड 4-5 बाय 1 डे। सबसे कम स्लोप इसका है 900 रुपीज पर डे, राइट। ओके 2-5 4-5 बाय 1 डे 9 नहीं, एक सेकंड कुछ गलत किया हमने। ओके स्लोप फाइंड गलत किया हमने, ये देखो 2400 माइनस 1000 करोगे 1400 डिवाइड बाय 2 700 आएगा, 600 नहीं आएगा 700 आएगा। तो ठीक कर लीजिए, तो यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये 700 हो जाएगा, ये 1000 रुपीज हो जाएगा। तो 1 डे करोगे तो 1000 रुपीज चार्ज हो जाएंगे। अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो कैलकुलेट कीजिए। टोटल कॉस्ट पहले आई थी 16,400, ये तो रहेगी सेम रहेगी 16,400, नो सॉरी 16,400 नहीं रहेगी, डायरेक्ट कॉस्ट 6600 वो सेम रहेगी, प्लस 9 डेज हो गया, अब 10 डेज की जगह प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 900 प्लस ये जो 800 400 इंटू 2 ये भी रहेगा, क्योंकि ये एक्टिविटी क्रैशिंग करने के बाद आई है हमारे पास। 400 इंटू 2 प्लस अब जो क्रैशिंग करी है एक दिन की हमने 1 डे, 10 डे से 9 डेज किया है ना हमने, 10 डे से 9 डेज किया तो उसके लिए हमारी कॉस्ट कितनी पे करनी है, 1000 रुपीज और ऐड पे करनी है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा ये 16,500, क्योंकि देखिए यहाँ पे 900 किए गए 1000 रुपीज हो गए। तो पहले 10 डेज से था, 10 डेज इंटू 900 किया था, हमने एक दिन कम किया तो 1000 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं हमें। इससे बेटर है हम 900 ही दे दें एक दिन के, एक दिन की 1000 रुपीज देने से बेटर, ठीक है। कॉस्ट बढ़ गई आपकी, तो अब आपकी ऑप्टिमम कॉस्ट कितनी है, 16,400। ऑप्टिमम कॉस्ट और मिनिमम कॉस्ट रुपीज 16,400 और ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 10 डेज। इस पे आपकी कॉस्ट कम है, ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 10 डेज। इस तरीके से हम क्रैशिंग करते हैं प्रोजेक्ट में, ओके। हम मिनिमम टाइम निकाल लिया हमने, इस ड्यूरेशन पे मिनिमम कॉस्ट है, वो हमारी ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ गई। तो क्रैशिंग करना आपको समझ में आ गया, राइट। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ट्राई कीजिए जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद में कोई आपको डाउट आता है, कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल में आप क्वेरी अपनी पोस्ट कर सकते हैं,
ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मैकेनिकल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप क्वेश्चन अपने पोस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा प्रोजेक्ट पर सीपीएम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपका लास्ट चैप्टर रह गया है क्यूइंग थ्योरी, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।